हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर का, जो कि है एनुअल वैल्यू। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सो एनुअल वैल्यू से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। एनुअल वैल्यू जो है अंडर सेक्शन 23 के अंडर आता है, और इसमें दो केस आते हैं। एक आता है बिल्डिंग लेटआउट का, और एक आता है बिल्डिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। बिल्डिंग लेटआउट के केस में सेक्शन 23 सब सेक्शन 1, और सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में सेक्शन 23 टू सब सेक्शन 2। अब जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब हम एनुअल वैल्यू को कंप्यूट करेंगे, या जब हम बिल्डिंग हमारे पास जो होती है, हमारे पास कोई जो प्रॉपर्टी है, हमारी हाउस प्रॉपर्टी है, तो अगर हमें ने उसको किराए पर दे रखी है तो वो वाला केस हो जाता है, और अगर हम उस पर खुद रह रहे हैं तो एक अलग वो केस होता है। और मैंने एक बात और बताई थी कि मान लीजिए अगर मेरे पास जो हाउस प्रॉपर्टीज हैं, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, मोर देन टू हैं, मान लीजिए मेरे पास 3 प्रॉपर्टी हैं टोटल, ठीक है, बिल्डिंग की या फिर मेरे कोई हाउस है तो उसकी प्रॉपर्टी जो मेरे पास है वो 3 है। इसमें से 2 को तो मैं सेल्फ रेजिडेंस डिक्लेयर कर सकती हूँ, ठीक है। ये इनकम टैक्स की जो ऑफिसर्स होते हैं, अथॉरिटीज होती हैं, उनकी तरफ से एक रिलीफ है कि आप किसी भी अपनी 2 प्रॉपर्टीज को सेल्फ रेजिडेंट डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी की एक को आपने बेशक उसको लेट आउट कर रखा है या नहीं कर रखा तो आप लेट आउट घोषित करेंगे, ठीक है। चाहे आपने उसको किराए पर दे रखा हो चाहे ना दे रखा हो, लेकिन एक जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, लेट आउट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर मेरे पास 5 प्रॉपर्टीज होती तो 2 तो सेल्फ रेजिडेंट्स होती, बाकी की 3 कहाँ चली जाती, लेट आउट में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और बाई चांस अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन कि जो हमारा रेजिडेंस के लिए हमें निकालना है, उन्होंने बोला कि मेरे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। मिस्टर एक ए है, ए पर्सन है, उसके पास 5 प्रॉपर्टीज हैं, तो उसने कहा कि इनकी 5 प्रॉपर्टीज हैं तो इसके ऊपर आप इनकम टैक्स जो है कंप्यूट करिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करिए। तो आप क्या करोगे, 2 तो आपने सेल्फ रेजिडेंस के लिए निकालनी है, और उन्होंने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला कि कौन सी सेल्फ रेजिडेंस है और कौन सी नहीं है। तो आपने क्या देखना है, मान लीजिए फर्स्ट प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो है 1 लाख, सेकेंड प्रॉपर्टी की वैल्यू है 2,50,000, थर्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू है 50,000, फोर्थ प्रॉपर्टी की वैल्यू है 70,000, और फिफ्थ प्रॉपर्टी की वैल्यू है 5 लाख, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से वैल्यूएशन कर रखा है प्रॉपर्टी का। ये वाली जो वैल्यूज हैं ये आपको गिवन है कि ये वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है, ये वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी है, सारी वैल्यूज दे रखी हैं। अब आप इनमें से ऐसी कौन सी ट्रू सेल्फ रेजिडेंस वाली डिक्लेयर करोगे, जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो। सबसे ज़्यादा वैल्यू पहली किसकी है, इसकी, और किसकी है, 2,50,000 वाले की। यानी इन दो को तो आप क्या कर दोगे, सेल्फ रेजिडेंस घोषित कर दोगे, और बाकी 3 ये क्या हो जाएंगी, लेट आउट। ये वाली कौन सी हो गई, लेट आउट, ये भी लेट आउट हो जाएगी, और ये वाली भी लेट आउट। बाकी की 2 सेल्फ रेजिडेंस। इतनी बात क्लियर हुई। ये अब एनुअल प्रॉपर्टी में आगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब ये बात बहुत ज़्यादा काम आएगी कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ को आपको सेल्फ रेजिडेंट डिक्लेयर करना है और कौन सी प्रॉपर्टीज़ को आपको लेट आउट डिक्लेयर करना है। अब इसका मेन मोटिव क्या होता है कि हम सेल्फ रेजिडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, लेट आउट डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो सेल्फ रेजिडेंस होता है उसमें आपको जो जीएवी होती है, यानी जब आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे तो वो नील होगी, यानी ज़्यादा आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन लेट आउट के केस में आप जो है टैक्स पे करते हैं। जब हम आगे करेंगे तो इसको और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना कि किसी भी 2 प्रॉपर्टी को अगर आप निकाल रहे हैं सेल्फ रेजिडेंट्स के लिए तो हाइयर वाली निकालनी है कि जिनकी हाइयर अमाउंट होगी, ठीक है। नाउ अब वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं। बिल्डिंग लेट आउट का बता दिया, सेल्फ रेजिडेंस का बता दिया, सेक्शंस है। अब हम एनुअल वैल्यू की डेफिनेशन पढ़ेंगे। द एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी
हाउस प्रॉपर्ली लेट आउट टू बी, अगर हम लेट आउट की केस की बात करें तो क्या होगी, ठीक है। तो पहला बोला है द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू बी लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी ये वो सम है जहां पर ये सोचा गया या ये एक्सपेक्ट किया गया कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है वो हर साल लेट आउट होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या माना गया कि वो हर साल लेट आउट होगी और किस वैल्यू पर लेट आउट होगी वो हमें यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है। तो वो कौन सी वैल्यू हो जाएगी, एनुअल वैल्यू। यहाँ पर आप एक छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं, इसको आप मान सकते हैं कि ये एक एक्सपेक्टेड रेंट है, कि आपने ये एक एक्सपेक्टेशन लेके चला, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया ये पॉइंट क्योंकि अगर जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, जो मैं इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट बताऊंगी, ये भी थ्योरी वाइज दे रखा है, जब इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताऊंगी तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बी पॉइंट, वेयर द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट, प्रॉपर्टी या पूरी की पूरी प्रॉपर्टी या कुछ पार्ट प्रॉपर्टी का अगर हम लेट आउट कर रहे हैं और जो भी हमें एक्चुअल रेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, जो हमें एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ और ये वाला जो एक्सपेक्टेड रेंट है, इनमें से जो भी ग्रेटर होगा हम बोलेंगे। क्लियर हो गई बात। जो ये एक्सपेक्टेड रेंट हमारा था, जो सम था एक्सपेक्टेड वाला, इसको लेंगे और जो हम एक्चुअली में रिसीव हो रहा है, मान लीजिए मैंने ये सोचा था कि मुझे 12,000 रुपये मिलेगा, लेकिन मुझे मिल कितना रहा है 10,000 रुपया, तो उस प्रॉपर्टी पर मुझे सिर्फ 10,000 रुपये मिला और उसमें से जो भी एक्सेस होगा वो अमाउंट लोगे आप। एक्सेस कौन सा है, 12,000 वाला, तो 12,000 वाला लेंगे, ठीक है। सी, वेयर द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट एंड वॉज वेकेंट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि आपने कोई प्रॉपर्टी थी, लेट आउट कर दी, दे दी रेंट पर, अब वो जो है कुछ टाइम पीरियड के लिए तो उसमें लोग रहे, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए लोग नहीं रहे या पूरे साल खाली रहा, तो उस केस में आपका जो एनुअल वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, जो भी आपने एक्चुअल रेंट रिसीव किया होगा, ठीक है। मान लीजिए 9 महीने लोग रहे, उस 9 महीने का ही रेंट लगेगा, बाकी के जो हमारे 3 महीने का जो रेंट होगा उसको हम क्या मान लेंगे, नहीं मानेंगे, मतलब कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ 9 महीने का रेंट जो भी हमें एक्चुअली में रिसीव हुआ होगा सिर्फ उसी को मानेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हमने कितना एक्सपेक्ट किया था या हमें कितना सोचा था कि कितना रेंट मिलेगा, वो चीज़ को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब जब हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे ना तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये चैप्टर अगर आप थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो भी अच्छा है, अगर आप प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो भी सही है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए, क्योंकि अगर कोई प्रैक्टिकल छोड़ रहा है तो इसके प्रैक्टिकल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान से ही है, हो जाएंगे आप लोगों से। फिर अब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे। अभी हमने जो पहला पॉइंट पढ़ा था एक्सपेक्टेड रेंट, और नेक्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ा था, एक्चुअल रेंट। जो भी हायर होगा बताया था मैंने, जो भी एक्सेस होगा वो ले लेंगे। तो जीएवी कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है और हमारा जो एक्चुअल रेंट है, विच एवर इज हायर, जो भी हायर होगा। अब एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे, एक्चुअल रेंट तो हमें पता चल जाएगा कितने महीने वो पर्सन रहा है और कितनी वैल्यू उसने पे करी है। मान लीजिए वो पूरे के पूरे 12 महीने रहा है और 5,000 रेंट पे कर रहा था, तो कितना हो गया, 60,000। अब एक्सपेक्टेड हमने 70,000 मान रखा था, तो हायर कौन सा है, 70,000 वाला, तो उसको ले लेंगे जीएबी के बदले में। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट में 2 केस आते हैं। अब हमारा जो एक्सपेक्टेड होता है उसमें 2 केस आते हैं, ठीक है। पहला केस में क्या होता है, हमने सिंपल नॉर्मल जीएबी हम जो निकालते हैं, हमारा एक होता है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज ग्रेटर और विच एवर इज हायर, ठीक है। अब देखो, अगर हमारा क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है या फिर आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड रेंट फिक्स्ड है, तो उस केस में क्या करोगे आप, जो हमारा ये निकल कर आएगा आंसर इसका, ठीक है, तो ये क्या निकल कर आएगा, अभी हमें इसका आंसर जो हमने निकालना है एक्चुअल रेंट का, वो तो हमारा निकाल लिया। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ, 5,000 वो रेंट पे करा था, पूरे 12 महीने रहे, कभी भी वेकेंट नहीं हुआ, यानी खाली नहीं रहा घर, तो 60,000 एक्चुअल रेंट है। अब हमने निकालना क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट। अगर हमारा स्टैंडर्ड रेंट गिवन है, लेकिन उससे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर हमारा स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं है, क्या है, नॉट गिवन,
तब क्या केस होगा, हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो किसके इक्वल होगा, हमारी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज ग्रेटर। म्युनिसिपल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, फेयर रेंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, इन दोनों में से जो भी हाईयर होगा वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। फिर आपने एक्सपेक्टेड रेंट लिख देना है, ठीक है। मान लीजिए म्युनिसिपल वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी 50,000 और फेयर रेंट हमें दे रखा था 70,000, तो कितना आ गया, ग्रेटर कौन सा है 70,000, तो ये एक्सपेक्टेड कितना आ जाता है हमारे पास 70,000। तो जी भी निकाल सकते हैं, जी भी कितना बताया था 70,000 आ जाएगा क्योंकि उसमें से भी ग्रेटर है। अगर आपको गिवन नहीं है क्या स्टैंडर्ड रेंट या फिर स्टैंडर्ड रेंट फिक्स नहीं कर रखा, लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड रेंट गिवन है या आपको फिक्स कर रखा है, ठीक है, उस केस में क्या करोगे, हमारा हमने नॉर्मल केस में क्या किया था, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकाला था, जो हमारी म्युनिसिपल वैल्यू है या फिर जो हमारा फेयर रेंट है इसमें से जो भी ग्रेटर है वही निकाला। फॉर्मूला आपने पहले ये यूज करना है, उसके बाद जो ग्रेटर निकल कर आया, जो भी ग्रेटर आंसर निकल कर आया, मान लीजिए हमारा जो आंसर है वो निकल कर आया ए, ठीक है। अब ए आंसर को आपने क्या करना है, एक स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करना है और इसमें से जो भी लेसर होगा। हमारा आंसर क्या निकल कर आया था एक्सपेक्टेड रेंट का 70,000, हमारी म्युनिसिपल वैल्यू कितनी थी, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था 50,000 और ये वाली थी 70,000, हमारा आंसर क्या निकल कर आया था 70,000, तो ये 70,000 है और हमें स्टैंडर्ड रेंट गिवन था 1 लाख मान लीजिए, ठीक है। ये भी हमारा एक तरीके से अभी एक्सपेक्टेड रेंट ही निकल रहा है क्योंकि यहाँ केस अलग है, तो इसलिए एक्सपेक्टेड रेंट जो हम इस तरह से निकाल रहे हैं क्योंकि हमें स्टैंडर्ड रेंट गिवन है। अगर स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं होगा तो इस नॉर्मल तरीके से ही निकालोगे, लेकिन अगर स्टैंडर्ड रेंट आपको गिवन है तो जो आंसर आया है उसको आपने स्टैंडर्ड रेंट के साथ फिर से कंपेयर कराना है और इसमें आपने सिर्फ लेसर अमाउंट देखना है, ग्रेटर अमाउंट को कंसिडर नहीं करना। लेसर अमाउंट कौन सा है, जो ए वाला ही था वो लिख दो 70,000। इसका मतलब हमारा एक्चुअल स्टैंडर्ड रेंट कितना है, सॉरी एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेंट कितना है 70,000 का। अगर हम अब जीएबी निकालें तो हमारी जीएबी कितनी आ जाएगी, हमारा एक्सपेक्टेड और हमारा एक्चुअल, ठीक है। एक्सपेक्टेड कितना आया 70,000 और एक्चुअल हमारे पास कितना आया 60,000, तो विच एवर इज ग्रेटर, इसमें ग्रेटर देखोगे, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ग्रेटर देखोगे तो ग्रेटर कितना आएगा 70,000 वाला, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो वीडियो को पीछे कर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट के लिए मैंने दो चार्ट में बना रखा है कॉलम्स में कि आपको समझ में आ जाए। जहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट आपका फिक्स नहीं है तो एक्सपेक्टेड रेंट किसके इक्वल होगा, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। लेकिन अगर आपको स्टैंडर्ड रेंट गिवन है तो जो भी एक्सपेक्टेड रेंट है वो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट के इक्वल होगा और जो भी यहाँ पर हायर अमाउंट आपका निकल कर आया है, यहाँ पर जो निकल कर आया था मैंने क्या माना था ए माना था, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्टली लिख दिया कि हायर अमाउंट जो भी निकल कर आया है इसमें से और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लेसर, ठीक है। अब फॉर्मेट है एक तरीके से ये कि आपको किस तरह से इनकम या लॉस निकालना है हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन ये वाला जो है आपका फॉर्मेट सेम ही रहता है लेट आउट के केस में भी और आपके जो बिल्डिंग का सेल्फ रेजिडेंस वाला केस होता है। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि जब आपका लेट आउट वाला केस होगा तो आपको सिंपल ऐसे ही लिखना है। जब मैं वो वाला केस कराऊंगी बिल्डिंग सेल्फ रेजिडेंस वाला तब मैं आपको एक बार ये फॉर्मेट और कराऊंगी तो और समझ में आ जाएगा कि नील नील क्यों रहता है, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू पहले लिखोगे, हमने अभी निकालना सीखा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसमें आपने माइनस करना है म्युनिसिपल टैक्सेस, फिर माइनस करोगे अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब है कि कोई रेंट ऐसा है, मेरे को 9 महीने का रेंट चाहिए था, जो वहाँ पर वो पर्सन रह रहा था उसने सिर्फ मुझे 8 महीने का रेंट पे करा है, 1 महीने का अभी मुझे रियलाइज नहीं हुआ तो वो 1 महीने का रेंट मैं यहाँ पर माइनस कर दूंगी, इसकी भी डिडक्शन मिल जाती है। माइनस किया, हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू निकल कर आई, एनुअल वैल्यू में से माइनस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये आप हर किसी में करोगे 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, जो ये एनुअल वैल्यू निकल कर आएगी इसका 30%। फिर माइनस करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन
टेकन टू परचेज और कंस्ट्रक्ट हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपने लोन लिया है हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए या फिर परचेज करने के लिए, तो उस लोन की जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है, तो उसका डिडक्शन भी आप यहाँ पर कर दोगे। फिर आपका निकल कर आ जाता है इनकम या लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दोबारा देखो, क्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, उसमें से माइनस करेंगे अनरियलाइज्ड रेंट, तब हमारे निकल के आएगा एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में से सिर्फ दो डिडक्शन करनी है, एक आपको करनी है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की, और एक आपको करना है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जब हमारा बिल्डिंग लेट आउट का जो केस आता है उसमें एनुअल वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए थोड़े अलग अलग केसेस होते हैं। कई बार ये होता है कि हमें अनरियलाइज्ड रेंट गिवन नहीं होता, कई बार ये होता है कि हमारा अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर हो जाता है। ठीक है, थोड़े बहुत केस हैं, तो केस फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। 4 केस है हमारे पास टोटल। तो पहला केस है कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ लेट आउट हाउस विच नीदर रिमेन्स वेकेंट ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द ईयर। कभी भी वो वेकेंट नहीं रहा, पूरे टाइम वहां पर जो है लोग रहे हैं। ठीक है, नॉर इज देयर एनी अनरियलाइज्ड रेंट, और कोई भी अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है, उन्होंने सारा का सारा जो भी अमाउंट है वो पे कर दिया। तो उस केस में हम जीएवी को कैसे कंप्यूट करेंगे? जो हमारी एक्सपेक्टेड रेंट है और जो हमारा एक्चुअल रेंट है, जो भी ग्रेटर है उसको हम जीएवी मान लेंगे। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल सा फॉर्मूला है। केस 2 में क्या आता है? एनुअल वैल्यू ऑफ अ हाउस विच रिमेन्स वेकेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट देयर इज नो अनरियलाइज्ड रेंट। वेकेंट रहा है प्रीवियस ईयर में, अगर वो पूरे साल वेकेंट रहा है तो जीएवी नील, क्योंकि हमें कोई भी रेंट रिसीव नहीं हुआ। लेकिन अगर वो वेकेंट नहीं रहा, कुछ पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर वेकेंट रहा है, तो जीएवी आपका इसके इक्वल नहीं होगा, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल के इक्वल। वो क्या होगा? सिर्फ एक्चुअल रेंट रिसीव के इक्वल होगा। मैंने बताया था अगर वो सिर्फ 9 महीने रहा है, बाकी के महीने जो है 3 महीने वो वेकेंट रहा, तो हम सिर्फ 9 महीने का रेंट देखेंगे कि उसने हमें कितना पे किया है। ठीक है, जो भी हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है। थर्ड केस कहता है एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ लेट आउट हाउस विच डज नॉट रिमेन वेकेंट। जो रिमेन वेकेंट तो नहीं रहा लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट है। ठीक है, वहां पर अनरियलाइज्ड रेंट भी नहीं था, जितना 9 महीने का उसने पे करना था उसने पे कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट है, वो रहा तो पूरे साल है, वो कोई भी वेकेंट नहीं रहा, पूरे 12 महीने रहे, लेकिन 2 महीने का किराया अभी तक उसने नहीं दिया। तो जीएबी क्या हो गया? एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रेंट, जो हमारा मेन फॉर्मूला है उसके इक्वली आप रखोगे। उसके बाद एनुअल वैल्यू इन हाउस ऑफ होम विच रिमेन्स वेकेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में वेकेंट रहा और देयर इज अनरियलाइज्ड रेंट, उसके पास अनरियलाइज्ड रेंट भी है, तो जीएबी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये 4 केस हैं, इन 4 केस को ध्यान में रखना ज़रूर, क्योंकि ये 4 केस ही आपको आगे कंफ्यूज कर देंगे जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए 4 केस समझना और याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस जो बिल्डिंग लेट आउट का जो हमारा केस है उसके प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, एक तो आपको फॉर्मेट ध्यान होना चाहिए, और एक आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू किस तरह से कंप्यूट करना है और क्या क्या केसेस हैं अलग अलग, वो ध्यान में होने चाहिए, तब आप प्रैक्टिकल पार्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं इसका। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।